जय सिया राम। भारत विचार के आज के संस्करण में आपका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं 10 सुमित पीर शो में जुड़ने के लिए। हमेशा की तरह निवेदन यही रहेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जाइए। आपसे एक ही निवेदन है, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका समर्थन चाहिए। हमारा सब्सक्रिप्शन और हमारी मेंबरशिप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। निसंकोच होके सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी आपके मित्र हैं, जो भी आपके परिवारजन हैं, उनसे भी निवेदन आप करें या हमारी तरफ से कीजिए कि काइंडली सब्सक्राइब करें। अब आते हैं आज के विषय पे। जो आज का विषय है हमारा भारत विचार में, बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है साहब। ये जो इस्लामिक टेरर की असलियत क्या है, इस्लामिक टेरर की असलियत क्या है? क्योंकि हमें आज तक ये बताया गया कि इस्लामिक टेरर जी कुछ आतंकवादी है, कुछ जिहादी है, कुछ रेडिकलाइज्ड लोग हैं। नहीं, यहाँ लैंड की दिक्कत है, वहाँ पानी की दिक्कत है, वहाँ बिजली की दिक्कत है, वहाँ नौकरी नहीं मिली तो बंदूक उठा ली, वहाँ पानी नहीं मिला तो बंदूक उठा ली, वहाँ कोई कोई ना कोई कारण बताया जाता कि जी हमारी आबादी कम है तो जुल्म हो रहा, आधी आबादी हो गई तो हिस्सा कर लो, 51% हो गई तो शरिया लगा लो। तो मतलब अगर आप देखेंगे दुनिया भर में कई सारे कारण और कई सारे प्रकरण हैं जिसके जिसके मद्देनजर ये हम कह सकते हैं कि जिहाद करने के लिए नित नए तरीके और नित नए सबीलें ढूंढी जाती है। सबील मीन्स एक्सक्यूजेस ढूंढी जाती है। तो अगर आज हम देखें ये सारा प्रकरण है क्या, और इसकी कलाई खोल दी है ग्रीट वेल्डर्स ने। अब मैं आपको अब जिसे निवेदन करूंगा, ग्रीट वेल्डर्स जिन्होंने अभी नेदरलैंड का चुनाव जीता, वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये काफी नेशनलिस्ट पार्टी को बिलोंग करते। काफी लोग इनको राइट विंग कहते हैं, जबकि मेरा मानना है नेशनलिस्ट लोग राइट विंग नहीं होते। राइट विंग हिटलर जैसे लोग होते हैं, वो यार नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट कभी राइट विंग नहीं होता। तो अब इनका क्या विचार है इस इस्लामिक टेरर के बारे में, इस इस्लामाइजेशन के बारे में? क्योंकि देखिए दुनिया में इस्लामाइजेशन रैपिडली हो रहा है। इस्लाम में ये करीब क्लियर प्रावधान है कि जहां इस्लाम नहीं है वहां इस्लाम को पहुंचाना ये हर मुसलमान का फर्ज है। दिस इज एज पर द होली बुक। तो इसमें मैं कोई लांछन नहीं लगा रहा, आई एम नॉट कास्टिंग एक्सपर्शंस, दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। बट अब हम सुनेंगे ग्रीट विल्डर्स जिन्होंने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है नेदरलैंड्स में, इनके क्या विचार हैं। तो इससे आपको यूरोप में जो जनसाधारण है उनका मूड और उनका विचार और उनका जो एक एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग इस विषय को लेके ये पता लग जाएगा। Israel is a beacon of light in a sea of Islamic darkness. I have lived in Israel for a few years. It felt like home. It is our home. It is the only democracy in the Middle East. And it's the only country in the region that shares our values. Let's never forget it. And its conflict with Islam, it's not about land. You will not solve it by changing land. It's about ideology. It's a conflict about ideology. It's a conflict between freedom and tyranny. Israel is the canary in the coal mine. If Islam conquers Israel, we will be next. And Huntington was wrong. There is no clash of civilizations. There is a clash between our civilization and barbarism. That is the reality. अब आप देखिए ग्रीट वेल्डर साहब क्या कह रहे हैं। जो मैं शुरू से आपको कहता आ रहा हूं, ये एक मानसिकता, ये जमीन की लड़ाई ना जर जमीन ना जोरू, तीनों में से किसी की लड़ाई नहीं है साहब, ये एक मानसिकता की लड़ाई है। मुझे जहाद करने का नित नया कारण चाहिए, कहीं मजार के नाम पे, कहीं लाओ जहाद, कभी लैंड जहाद, कभी वोट जहाद, कभी टनल जहाद, कहीं लिपस्टिक लेन पॉलिश जहाद। 25 तरह का जहाद तो हमारे देश में चल रहा साहब। और अगर आप पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को देखें कि कहीं हम यहूदियों के खिलाफ लड़ रहे हैं जी, कहीं हनूदों के खिलाफ लड़ रहे हैं, कहीं क्रिश्चियनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है पैलेस्टीन और इजराइल में जमीन दे मसला सेटल हो जाएगा? लिख के देता हूं, नहीं सेटल होगा। अब आप देखिए क्या मसला सेटल हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान को जमीन का झगड़ा करके। भाई आपने कहा मुसलमानों को जमीन चाहिए, याद रखिएगा जब मुसलमानों की आबादी 27-28% होगी तो आपको डिवीजन करना पड़ा। आपने उन्हें पाकिस्तान दे दिया, पैसे भी दे दिए, सब कुछ दे दिए। क्या मसला सेटल हुआ? आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पाकिस्तान। आपको भी सबसे ज्यादा थ्रेट किससे? पाकिस्तान से। क्योंकि पाकिस्तान कंट्री नहीं, पाकिस्तान एक आइडिया, पाकिस्तान एक मानसिकता है। ठीक उसी तरह जो 2 स्टेट सोल्यूशन कहते हैं इजराइल और पैलेस्टीन के बीच, साहब मैं आपको लिख के दे रहा हूं 2 स्टेट सोल्यूशन से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये एक मानसिकता है जिससे आप लड़ रहे हो। देयर इज नो मटेरियलिस्टिक वैल्यू इन इट। इसमें कोई ऐसी नहीं जिसको पैसे देके या जमीन देके या इज्जत देके किसी भी चीज से खरीद सकते हो।
नहीं खरीद सकते। मैंने आपको कल भी दिखाया, मैं आपको बार बार इस भारत विचार में तो सुमित पीर शो में एक ही चीज दिखाना चाह रहा हूं कि विचारधारा की लड़ाई है। ये अनएम्प्लॉयमेंट की लड़ाई नहीं है, जमीन की लड़ाई नहीं है, पैसे की लड़ाई नहीं है, ये किसी मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं है, ये वर्चस्व की लड़ाई नहीं है, ये अध्यात्म की लड़ाई नहीं है, ये समन्वय की लड़ाई नहीं है, ये कोई प्रयोग नहीं है, ये कोई प्रयोग नहीं है, ये सुनियोजित साजिश है जहाद करने की, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जमीन पे कब्जा कर ले और इस्लामीकरण दुनिया का करा सके। आज मुझे ये देख के खुशी हो रही कि जो यूरोप के लीडर है, जो अब तक स्लंबर में थे, कहते हैं ना वो हाइबरनेशन में थे, अब ये वास्तविकता बता रहे हैं। ये कह रहे हैं भाई इजराइल पैलेस्टीन ऐसे सेटल नहीं होगा, और कह रहे हैं ये तो जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन से भी उन्होंने आगे ले लिया, इट्स द फाइट बिटवीन आवर सिविलाइजेशन एंड देयर बार्बरिज्म। हमारी सिविलाइजेशन जहां लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम है, जस्टिस है, और उनका बार्बरिज्म जहां है मारो काटो, यू नो व्हाट डू कॉल दिस, जन्नत और पता नहीं क्या क्या। कल एक आलिफ जकारिया साहब, उनका कल मैंने एक वीडियो देखा, तो एक इस्लामिक स्कॉलर से पूछ रहे थे, कह रहे भाई एक बात बताइए मोहतरमा जी, ये जो हमारे जहादी मरते तो इन्हें 72 हूरें मिलती है, तो मोहतरमा फरमाती है, कहती नहीं गलत है, इसमें इजराइल, इसमें जो कुरान में लिखा है, जिसको उसका तर्जुमा किया गया वो गलत है। ओरिजिनल वर्ड है उन्हें जन्नत में पता को क्या मिलेगा, हूर नहीं मिलेगी, 72 भी नहीं मिलेगी, 10-11 लड़के भी नहीं मिलेंगे, क्या मिलेंगे उन्हें जन्नत में? मिलेगी किशमिश, 250 ग्राम किशमिश। जी सही सुना आपने, 250 ग्राम किशमिश मिलेगी। ये 72 हूरे, 11 लड़के और पता ऊंट और गाय और बकरी, ये सब कुछ नहीं लिखा वहां पे, लिखा है किशमिश मिलेगी। अरे एक बार बताओ, जहादियों को तो कल दिल टूट गया, अब 250 ग्राम किशमिश के चक्कर में ऊपर जा रहे हैं। अरे भाई 300 ग्राम हमसे ले लो, घर वापसी कर लो, हम तो 300 ग्राम देने को तैयार है, हम हर हफ्ते पहुंचा देंगे आपके घर, राशन लगा देंगे आपकी किशमिश का, घर वापसी कर लो, टेंशन खत्म हो जाओ, टेंशन को छोड़ो। ये वास्तविकताएं हैं जो हमारा विचार जो है भारत विचार का, और जो हमारा विचार है हम आपके समक्ष रखें ताकि आप खुद निर्णय करें तथ्य और तर्कों के साथ। आरिफ जकारिया का नाम बोल रहा हूं, अभी ग्रीट वेल्डर्स का आपको वीडियो दिखा चुका हूं। अब आगे चलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में सब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। देखिए जब आप भारत की बात करेंगे तो जो भारत का जो बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट कहूंगा पाकिस्तान, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान के मैं 2 सूरमा दिखाता हूं। पहला चित्र जो आपने देखा वो है नदीम अंजुम। नदीम अंजुम कौन है साहब? ये आईएसआई का हेड है। दूसरा चित्र ये था हाफिज कुरान सैयद, क्या नाम क्या था, कहते हैं उससे, सैयद आसिम मुनीर, एक और नाम है इसका, कुछ है इसका नाम एक और, सैयद हाफिज आसिम मुनीर। ये अपने आपको हाफिज साहब बुलाना पसंद करते क्योंकि ये ही इज अथॉरिटी ऑन कुरान, ही इज हाफिज कुरान। अच्छी बात है, चलिए कोई बात नहीं। पाकिस्तान में आज के दिन में 4 खेमे बट गए, ये इंपॉर्टेंट है, जरा सुनिएगा। 4 खेमे बट चुके साहब। पहला खेमा आसिम मुनीर का, दूसरा खेमा है नदीम अंजुम का, तीसरा खेमा है ये जो कुछ फैज हमीद है, ये अब भी पावरफुल है, फैज हमीद अब भी पावरफुल है, एक खेमा उसका। चौथा खेमा है कुछ इंडिपेंडेंट जनरल्स है जो आसिम मुनीर से खुश नहीं, और कुछ यूथी जो इमरान खान की गैंग के, ये सब मिल गए हैं। तो इन 4 खेमों में भयंकर मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ आप एनकाउंटर ना समझिए, जंग चल रही है। क्यों? ये जो रोज लोग मारे जा रहे हैं, ये जो रोज इनके एसेट निकाले जा रहे हैं, एक दूसरे पर शक करे, इसने तो नहीं मारा, वो कह रहा उसने तो नहीं मारा, ये जो इनको डर लग रहा है अभी, बहुत भयंकर लग रहा है। मैंने आपको बताया था पीछे, आसिम मुनीर ने जीएचक्यू रावलपिंडी में कुछ मुल्ले मौलाना बुलाए थे, यार ये टीटीपी वालों से थोड़ी मांडवली कराओ, थोड़ी बातचीत कराओ, और मैंने आपको दिखाया भी, तो वो खुद बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठा। जो जनरल अपने हेडक्वार्टर में बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठता, उसका सिपाही क्या लड़ेगा? सिपाहियों का मोरल डाउन है। और अब सिपाहियों में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं सिपाहियों की कैजुअलिटियां रोज हो रही है। तो सिपाही को तो ये लग रहा है यार ये अफसर तो खुद बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठा रावलपिंडी में, और हमें आगे कर दिया। कल भी 15 सिपाही मरे, कभी 10 मरते, कभी 12 मरते, तो मतलब 1 दर्जन का एवरेज पाकिस्तान में चल रहा होगा, एवरेज दिखे सिपाहियों का। और ये जो इनके टैसिट एसेट्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स, वो तो रोज ही ऊपर जा रहे हैं, कभी 2 कभी 4, अब तो मैं गिनती भूल गया। मतलब अगर आप देखें लगभग मैंने जो एवरेज निकाला है 27 अक्टूबर से एवरेज दिन की 1 है, 1 ऊपर एवरी डे। अब मुझे ये आपको बताते हुए बहुत दुख हो रहा, एज पर फरीद जकारियाज वीडियो, यार हूरे तो वहां नहीं, 250 ग्राम खजूर, 250 ग्राम सॉरी
किशमिश 300 तो यहाँ ले लो यार, चलिए कोई बात नहीं। अब ये सारा प्रकरण हो रहा है। एक ब्रिगेड है यहाँ 408 MI। 408 MI का काम है, जो अफसर हैं जो ये सारे काम कार्यकर्ती करते हैं, इन पर नजर रखना। MI यानी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस। अब वो जो 108 MI है या 408 ब्रिगेड का नंबर है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने तफ्तीश शुरू की है नदीम अंजुम पे। पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में हो रहा, आर्मी ISI पे तफ्तीश कर रही है। ISI की आजकल हालत क्यों खराब है? ISI चलता था नार्को डॉलर पे, नार्को डॉलर ने आपने पॉपी जला दी सारी अफगानियों ने, 90-95% पॉपी जला दी कि हमने मणिपुर में जला दी। अब पॉपी नहीं होगी तो ड्रग नहीं बनेगा, ड्रग नहीं बनेगा तो नार्को डॉलर कहाँ से आएगा? नार्को डॉलर नहीं आएगा तो करेंगे क्या? पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, पाकिस्तान का ISI कभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं था पैसे के लिए, वो खुद अपना पैसा जनरेट करता था और आर्मी से ज्यादा पैसा जनरेट करता था। अब एक्सटॉर्शन से, किलिंग से, ब्लैक ऑप्स से कितना पैसा कमा लोगे? जो मेन नार्को डॉलर था उस पर हमारी डिप्लोमेसी ने ऐसा आघात किया है। ये कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना गाठ का। अब यहाँ क्या हो रहा? कुत्ता वर्सेस कुत्ता, दो कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं, कुत्ता वर्सेस कुत्ता। चलिए अच्छी बात है। अब नदीम अंजुम की हो रही है। अब यहाँ फैज अहमद एक्टिवेट हो गया, वहां हुतिये, यूथिये जिन्हें कहते हैं, और ये कुछ एक्स जनरल वनरल, कुछ ये 4 कैंप बन गए। खूब भिड़ंत हो रही है। अभी नदीम अंजुम पे एक आरोप लगा कि तुमने अनऑथराइज्ड ऑपरेशन किया। अनऑथराइज्ड ऑपरेशन क्या सर? अनऑथराइज्ड ऑपरेशन होता है, अभी इन्होंने बलोचिस्तान में गवर्नर बनाया, सुनने में उससे पैसे लिए, अब पैसे लिए बाहर कर दिए और दुबई में इन्होंने प्रॉपर्टी ली। अब ये अनऑथराइज्ड ऑपरेशन हो गया। कैसे हो गया? ऑथराइज्ड ऑपरेशन वो होता है कि जिसमें आर्मी की भी सहमति और PMO की। PMO तो आप जानते हैं, कक्कड़ रिपोर्ट्स टू आसिम मुनीर, तो वो तो एक मतलब वो मान लीजिए फॉर्मेलिटी होती है। बेसिकली आर्मी का हाथ मिल गया, कक्कड़ का साइन आ ही जाएगा, वो एक ऑथराइज्ड ऑपरेशन है। उसमें क्या होता है? उसमें जो भी पैसे आते सब में बढ़ते हैं। अब यहाँ नदीम अंजुम ने सारे पैसे खुद रख लिए, तो ये अनऑथराइज्ड ऑपरेशन हो गया। तो ये जो है आसिम मुनीर कह रहा, भाई तूने अनऑथराइज्ड ऑपरेशन किया। ऑथराइज अनऑथराइज कुछ नहीं है, जिसमें हिस्सा बटेगा तो वो ऑथराइज है, जिसमें हिस्सा नहीं बटेगा वो अनऑथराइज्ड ऑपरेशन। ये आपको समझना पड़ेगा। तो नदीम अंजुम पे आरोप लग रहा तो मैंने अनऑथराइज्ड ऑपरेशन किया। यहां से नवाज शरीफ बैठा है, यहां से इमरान खान की बेल की बातें हो रही है, ठीक है, नए चीफ जस्टिस आए हैं, ठीक है जी। ये सब चीजें जब प्रकरण हो रही है तो ये अब जो MI है, मिलिट्री इंटेलिजेंस का हेड है, तो उस पर भी शक आ रहा है। एक MO का हेड है, मिलिट्री ऑपरेशंस का हेड होता है, उस पर भी शक आ रहा है। ये DGM होता है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस, तो उस पर भी शक आ रहा। ये पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि ये जो 5 उंगलियां हाथ की, ये एक दूसरे पे शक कर रही है। और आसिम मुनीर इतना डरा हुआ कि वो बाहर मीटिंग नहीं लेता, बाहर जाता नहीं। अब खुद सोचिए, GHQ में बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठ के मुल्ला मौलाना से मिल रहा अपने हेडक्वार्टर में, उसको इतना डर छाया हुआ। अब सिपाही जो है वो कह रहे भाई हम तो नहीं जा रहे वहां मरने। ये जहां जहां आसिम मुनीर जाता तो सुनने में यही भाई, ये सिपाहियों से बंदूकें जमा करवाता है, एम्युनिशन जमा करवाता कि मेरे खिलाफ कुछ अटेम्प्ट न हो जाए। मैं बाय द वे आपको बताऊं, आज तक आसिम मुनीर में 5-8 अटेम्प्ट हो चुके हैं, जो मीडिया में नहीं आते, कई बार आते हैं कई बार नहीं थे। 5 से 8 अटेम्प्ट हो चुके हैं। आसिम मुनीर को ये डर लगता मुझे नदीम अंजुम न मरवा ले, DGMO न मरवा ले, मिलिट्री इंटेलिजेंस DGMI न मरवा दे, मुझे फैज हमीद न मरवा दे, मुझे कोई आतंकवादी जो संगठन है उनके थ्रू न मरवा दे, और मुझे ये हूती और ये जो कुछ हूती कह रहा हूँ, ये जो यूथी है, ये जो यूथी और कुछ ये इंडिपेंडेंट ये है, ये मुझे न मरवा दे। तो मतलब 5 फैक्शन है, घमासान चल रहा पाकिस्तान में। काहे को चल रहा है? जरा दिमाग लगाइए, सोचिए। हमने इनके नलके का, पैसे का नलका जैसे से टाइट किया, ये वही परिस्थिति हो गई। अपने कश्मीर में नलका टाइट किया तो पत्थर लगने बंद हो गए, पत्थर लगने बंद हो गए तो कोई हुर्रियत का सपोर्टर नहीं बचा, हुर्रियत के पास पैसा खत्म, कश्मीर में शांति, न हड़ताल, न लफड़ा, न झगड़ा। तो ठीक उसी तरह से टेररिज्म चलता पैसे पे। जब आपने पैसे का नलका बंद कर दिया, देखिए कैसे अंदरूनी कलाई हो गई। अब ये एक दूसरे पर शक कर रहे हैं, और मेरा जो अंदेशा, आने वाले टाइम में एक दूसरे को मारेंगे, और जब एक दूसरे को मारेंगे, मुझे सत्या का डायलॉग याद आता है, कहता सर गैंग वॉर शुरू हो गया, एक दूसरे को मार रहे हैं। कमिश्नर साहब कहते हैं, और क्या परेश रावल जी ने बड़ा अच्छा रोल किया था, कहता मारने दो, जितने निपट जाएंगे उनको हम देख लेंगे, जितने पहले निपट गए तो ठीक है, जो बचेंगे उनको हम देख लेंगे। तो अभी जो पाकिस्तान में स्थिति है वो बहुत भयंकर है। पाकिस्तान के इतिहास में आर्मी इज ट्राइंग टू परसिक्यूट ISI, जबकि ट्रेडिशनली ISI के पास आर्मी से भी ज्यादा पावर है। तो ये जो इंटरेस्टिंग करंट, DGMI किसके टाइम है, DGMO किसके खिलाफ है, किसके साथ है, ये हूती और ये इंडिपेंडेंट किसके खिलाफ है, ये जो बड़े 3 सेक्शन है,
अगर 2 बड़े सेक्शन मिल जाते, किसी का भी गेम पाकिस्तान में बच जाता। तो कल को अगर लगे आसिम मुनीर खुदा को प्यारा हो गया, तो आप हैरान ना होइए। और ये मत बताना आपके सुमित भाई आपने बताया नहीं था। मैं आपको पहले एडवांस में कह रहा हूँ, नदीम अंजुम जा सकता है, आसिम मुनीर जा सकता है, डीजीएमओ जा सकता है, डीजीएमआई जा सकता है, ये इंडिपेंडेंट जनरल है, कुछ इमरान खान के सपोर्टर जा सकते हैं, इवन इमरान खान तक जा सकता है। और ये जो शतरंज बिछ गई है पाकिस्तान में, इंटरेस्टिंग टू वॉच। एक जब मैं छोटा था, बायोलॉजी का स्टूडेंट था, तो मैंने पढ़ा था कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है बैक्टीरिया को कैसे मारते, उनका खाना पीना बंद कर देता है। जब खाना पीना बंद कर देते, वो मल्टीप्लाई कर नहीं पाते, वो मर जाते हैं। ठीक पाकिस्तानी आर्मी वो बैक्टीरिया है। जैसे आप इनका खाना पीना बंद करोगे, देखो कुत्ते एक दूसरे को काटने को दौड़ते हैं। आदमी कभी इंसान को नहीं काटता, आदमी आदमी को नहीं काटता, आदमी कुत्ते को भी नहीं काटता, पर कुत्ता आदमी को भी काटता है और कुत्ता कुत्ते को भी काटता है। अब ये जो आसिम मुनीर वर्सेस नदीम अंजुम की लड़ाई है, कुत्ता वर्सेस कुत्ता। अब देखते हैं कौन से कुत्ते के दांत किस कुत्ते के दांत से ज्यादा पहने हैं, और किस कुत्ते के काटने से कौन से कुत्ते को रेबीज होगा, और रेबीज होगा तो सीधा ऊपर जाएगा। अब मैं आपको आज बता दूं संक्षिप्त में, पाकिस्तान में कुछ बड़ी विकेटें गिरने वाली है। फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान में कुछ बड़ी विकेटें गिरने वाली है, और ऐसी विकट परिस्थिति पाकिस्तान की नहीं हो। मैं अब भी अपने कमिटमेंट पे कायम हूं भाई। दिसंबर में आपको पाकिस्तान में टूटता हुआ नजर आ जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। ज्यादा देर नहीं है, 1 आध महीना बचा। आई होल्ड टू माई क्राउन, आई एम स्ट्रेचिंग माई नेक आउट एंड टेलिंग यू आई विल स्टिल पुट माई मनी ऑन दिसंबर। हाँ, 10-15 दिन ऊपर नीचे हो जाए, वो मैं कोई ज्योतिष तो हूं नहीं कि भाई ग्रहों की दशा देख के आपको एग्जैक्ट डेट बता दूंगा। बट ये है कि आई विल स्टिल पुट माई मनी ऑन दिसंबर। और पाकिस्तान में जो प्रकरण हो रहा है, ये जो चीजें हो रही है, ऐसे में ये जिहाद करेंगे, ऐसे में गजवा हिंद करेंगे, ऐसे में ये गजवाए गाजा, ये पता नहीं क्या क्या गजवा करेंगे। ये सब कागज के शेर है। जिस आर्मी का जनरल बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे अपने हेडक्वार्टर में बैठ के लोगों को एड्रेस करता है, खुद सोचिए उसकी आर्मी की औकात क्या है, उस आर्मी की वक्त क्या है। पाकिस्तान में म्यूटनी कब हो जाए, पाकिस्तान में कौन सा नया ज़ौला खड़ा हो जाए, कौन सा ऊपर भगवान को प्यारा हो जाए, भगवान को नहीं सॉरी खुदा को प्यारा हो जाए, कुछ नहीं पता। पाकिस्तान इज अ टेल ऑफ डिजास्टर एंड इट इज गोइंग टू हैपन। बाकी भारत विचार के माध्यम से हमारा प्रयास रहेगा, जो जो डेवलपमेंट जहां जहां भी हो रही है, सबसे पहले सबसे तेज हम आप तक पहुंचाएंगे पूरे विश्लेषण के साथ। अब समरी क्या, पाकिस्तान के टूटने की कवायद शुरू हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान तब तक नहीं टूटेगा जब तक मिलिट्री में अंदरूनी कलाई ना हो। और मेरे को आपको ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है, मिलिट्री में अंदरूनी कलाई, इंटरनल फाइटिंग विद इन द पावर सेंटर्स ऑफ मिलिट्री हैज स्टार्टेड। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मेरा एक इनिशिएटिव है, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। तो ये आपने मेरा इनिशिएटिव देखा, आपको वेबसाइट मिली, आपको ईमेल एड्रेस मिली, आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हो, मेरी टीम आपसे फिर संपर्क में रहेगी और उसको आगे ले जाएगी। आपका बहुत प्यार और समर्थन मिल रहा है, इसके लिए आपका धन्यवाद। और जाते जाते हमेशा की तरह वंदे मातरम, भारत माता की जय, और हर 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 महादेव।